जी नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं घंटा घर के बिल्कुल नीचे, यानी वो क्लॉक टावर जो किसी वक्त में अंग्रेज़ों की याद में यहाँ पर मलका विक्टोरिया यानी कैसरा हिंद के लिए बनाया गया और इसके ऊपर भी लिखा गया है कि ये चबूतरा जो है साकनाने लायलपुर ने कैसरा हिंद की इतनवीं सालगिरह पर उनके लिए ये बनाकर पेश किया। बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल जो यहाँ पर ये मौजूद है ये इमारत, इसकी मज़ीद तज़य्युन व आराइश की गई है। इसके बाज़ारों को संवार दिया गया, सजा दिया गया और बड़े बड़े इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए, लेकिन मजदूर का हाल आज भी वही है। ये शहर जो है इसकी पहचान अगर घंटा घर है तो घट्टा और लट्ठा भी इसकी पहचान है। और उस लट्ठे को बनाने वाला जो मजदूर है या फिर इससे हटकर, सनत से हटकर भी अगर कोई मजदूर है तो उसका ताल्लुक जो लायलपुर से था, उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और तारीख़ ने यहाँ पर बहुत सी करवटें ली, लेकिन मजदूर के हालात एक जैसे रहे। आज मेरे साथ फैसलाबाद की उन तमाम मजदूरों की नुमाइंदा तंजीमात के जो बड़े हैं वो मौजूद हैं, जबकि एक लेबर के हवाले से एक एक्शन कमेटी जो है वो बना दी गई है ताकि आज के बाद जो भी स्टेटमेंट दी जाए वो मज़ीद मौसर हो। यानी पहले लेबर कौमी मूवमेंट अपने तई एक जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाती थी, फिर रिक्शा यूनियन अपने तौर पर करवाती थी और इसी तरह से जो दीगर तंजीमात हैं मजदूरों की अपने अपने तौर पर, लेकिन कहते हैं एक और एक 11 होते हैं। इसलिए मिलकर एक एक्शन कमेटी बनाई गई जिसके कन्वीनियर मेरे साथ यहाँ पर मलिक नज़ीर भी मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर बड़े जो हमारे लेबर लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज बातें खुलकर होंगी और हम जानेंगे कि वो मजदूर कहाँ पर गया जो कभी रोड पर निकलता था तो मुतालबात की मंजूरी शर्तिया हुआ करती थी, यानी अगर वो सुबह निकला है तो शाम को हमारे बड़े बड़े सियासी कायदीन यहाँ पर लेबर लीडरों के हमरा मुख्तलिफ सियासी डेरों पर मौजूद होते थे। लेकिन अरसा हुआ, अब खामोशी है, या तो मसाइल हल हो गए या मजदूर सो गया या फिर जो लीडर थे वो थोड़े नर्म हो गए। सबसे पहले मियाँ एजाज साहब से बात करूँगा, अपना तारुफ करवा दें ताकि पता रहे किससे बात। जी, मियाँ एजाज हुसैन नाम है, नेशनल लेबर फेडरेशन डिवीज़न फैसलाबाद का सदर हूँ और ये जो हमारी फैसलाबाद की बड़ी तंजीमें हैं इनके अंदर जो है वो एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। तो गुजारिश ये है कि आपने कहा कि मज़दूर, ये मज़दूरों का शहर है और हकीकत ये है कि इन हुक्मरानों ने इस हद तक महंगाई, बेरोज़गारी जो है वो कर दी कि हम लोग जो है वो मज़दूर उठ नहीं रहा, यानी उसको रोटी के लाले पड़ चुके हैं। आज अगर इंडस्ट्री बहरान की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो 80% जो इंडस्ट्री है उसको ताले लग चुकी हैं और उसके जो वर्कर हैं, लाखों वर्कर जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। ऊपर से जो हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, यानी ये वफाकी बजट आप देख लें, सूबाई बजट आप देख लें, तो इसके अंदर अपनी मराहत के अंदर तो उन्होंने इजाफे के बिल पास किए हैं, लेकिन मज़दूर के लिए एक लफ्ज़ भी उनकी ज़बान टूट जाए या छाले पड़ जाएँ कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी मज़दूर के हवाले से उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ज़रा कैटेगराइज कीजिए, एक मज़दूर वो है जो दिहाड़ी के लिए यहाँ पर खड़ा है, ये नॉन रजिस्टर्ड है, हालांकि ये भी मज़दूर है, सुबह से शाम तक काम करता है, एक सनती मज़दूर है, फिर उसके बाद कुछ रिक्शाज पर मज़दूर मौजूद हैं, कुछ वैन्स पर मज़दूरी कर रहे हैं। मज़दूरों को ज़रा कैटेगराइज कीजिए और तादाद पे बात कीजिए, ये क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ लेबर फोर्स मौजूद है जो मुख्तलिफ शुबों से तल्लक रखती है, यानी फार्मर भी और इनफार्मर भी। तो इसके अंदर यही है कि जो ज़ाहिर है कि सरकारी लोग जो मुलाजम हैं वो भी मुलाजम हैं, वो भी मज़दूर हैं। हमने हमेशा यही कहा है कि जिसका जो बनता है हक उसको मिलना चाहिए। यानी कि आप देख लें कि अगर साल के बाद बजट आप मंजूर करते हैं तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि दिहाड़ीदार मज़दूर जो है उसकी उजरत के अंदर कितना इजाफा होना चाहिए। इसी तरह सरकारी जो हैं, इसी तरह जो हमारे पावर लूम इंडस्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसी तरह रिक्शा ड्राइवर तो जारी बात है कि वो तो आज दूसरी जाती है कि उनके जो किराए हैं, किराया जो है वो अखराजात के मुताबिक किरायों का तयन होना चाहिए। मज़दूर की जो बेसिक वेजेस यहाँ पे तय की गई हैं कि जी उसे इतने पैसे हर महीने मिलेंगे, वो मिल रहे हैं? आपका क्या ख्याल? नहीं, वो मिल नहीं रहे। यानी इन्होंने पहले 37 थी, फिर उसके बाद 40 हुई है और वो भी जो है वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा जो है वो किसी को नहीं मिल रही। और ऊपर से अलमिया ये है कि एक बंदा जब रेंट पे रहता है तो 15,000 रुपया कम अज़ कम उसका रेंट है, उसके बाद 15-20 हज़ार ये बिजली का बिल भेज देते हैं। मुझे बताएं कि कहाँ से वो अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेगा। मलिक नज़ीर से मैं बात करना चाहूँगा जी, आपकी जो एक्शन कमेटी बनी, इसके आप कन्वीनियर बने, इसका थोड़ा बताइए, अब क्या मज़दूर तंजीमात जो मिलकर अब क्या करने जा रहे हैं? जी शुक्रिया है कोई नोट टीवी।
अच्छा, इसमें जो हमारी जो तंजीमें इकट्ठी हुई है ना जी, इसमें टेक्सटाइल वर्कर यूनियन के लोग थे जो कि हौजरी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। बड़ी तादाद इसमें पावर लूम जो कि फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़ी सनत है। इस तरह के अलावा भट्ठा मजदूर यूनियन जो भी इसमें शामिल है, ट्रांसपोर्ट यूनियन भी शामिल है, रक्षा यूनियन भी शामिल है। ये बड़ी देर से ना जी इसके ऊपर लोग सोच रहे थे कि ये जितने लोग बिखरे हुए हैं, शोबा इनका एक ही है, वो है मज़दूर की हेल्प करना, मेहनत कशों के लिए काम करना, उनके राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना। तो इसमें कोई राब्ताकारी नहीं थी। तो ये पहले भी 2-3 साल 4 साल से ये प्रोग्राम बन रहा था लेकिन बन नहीं पाया। तो इस दफ़ा जब ये गज़ट नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, तनख्वाह के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और ये ईरान की जंग की वजह से महंगाई का तनासब और बढ़ गया, तो फिर सब साथियों ने ये कोशिश की कि इनके अंदर एक ऐसी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए जो फौरी तौर पे अपने इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ सारे एक हैं। अगर अच्छे वाले का इश्यूज़ है वो भी मजदूर है, पावरलूम का तो वो भी मजदूर है, हौजरी गारमेंट्स वो भी मजदूर है। तो फिर हमने 10 लोगों ने मिलकर, इसमें 10 पार्टियां हैं जिसमें लेबर कौमी मूवमेंट के 2 ग्रुप भी शामिल हैं। ये सांझ के साथी ज़ाद भट्टी साहब हैं, ये एक बड़ा मुतहर्रिक ग्रुप है। मियाँ शबाज साहब हैं, इजाज़ साहब हैं और इसके अलावा यासिन इनकलाबी साहब हैं, असगर शाहीन साहब जो भट्ठा का काम करते हैं, लतीफ़ अंसारी साहब हैं जो पावर लूम और भट्ठा के ऊपर काम करते हैं, और हमारी जो लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है वो भी पावर लूम के ऊपर, भट्ठा मज़दूरों के ऊपर और हौजरी गवर्नमेंट्स के ऊपर काम करती है। तो बड़ी देर के बाद ये लोगों की ख्वाहिश थी कि अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो लेबर तंजीमात के सरबराह होते हैं, क्या इख्तियारात के हसूल के लिए मूवमेंट अपनी जारी रखते हैं, यानी ज़ाती इख्तियारात के लिए, और इसकी बुनियाद पर भी उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होते हैं? चलें, अब तो ये अच्छा हो गया, अल्लाह आपका इत्तेहाद भी कायम रखे, लेकिन ऐसा होता है कि जी एक बंदा लेबर मिनिस्टर को मिल रहा है, दूसरा लेबर सेक्रेटरी को मिल रहा है, 4 मिलों के साथ ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं किसी के बुरे हैं, इस बुनियाद पर भी लॉबिंग होती है, इससे भी नुकसान होता है मज़दूरों को? ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि ये असल में तअस्सुब होता है कि मैं आगे ना निकल जाऊँ, वो आगे ना निकल जाए। वो तअस्सुब भी हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। देखिए, जब हमने मज़दूर की बात करनी है तो इसमें तअस्सुब नहीं होना चाहिए। और जब ये जो आपने निशानदेही की है, इसमें पहले ऐसा हो चुका है कि हम एक दूसरे के साथ भी झगड़े हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े भी किए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो फिर ये सारा थक हार के तो सब एक ही नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये नुकसान मज़दूर का भी है और अपना भी है। जब मेरी किसी के साथ झगड़ा होगा तो मैं अपना काम नहीं करूँगा, उस झगड़े में बड़ा रहूँगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि अब जो हमारे 10 ग्रुप शामिल हुए हैं, इसमें बड़े मुस्बत लोग हैं, सारे वो रोल खोल के। अच्छा, मेरे इन सवालों के बाद आप या तो कन्वीनियर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सादी सी बात है। अब मुझे बताइए कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कितना है? पीपल पार्टी का मजदूर, मुस्लिम लीग नून का मजदूर, PTI का मजदूर, क्या कहेंगे आप इस पे? ये भी असरअंदाज होता है? यानी अब अगर जो है वो जनाब मुस्लिम लीग नून एक मनसूबा साजी करती है तो क्या पीपल पार्टी के मजदूर उसे मानते हैं? पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप जो मर्जी कर लें, अपोजिशन ने कहना है कि ये काम गलत है। अच्छा, वही काम जब वो हुकूमत में पार्टी होती है तो वो कहेगा ये गलत है। असल में पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरी है, ना ये कोई सियासी पार्टी इसके ऊपर है। ये जत्था है, एक ग्रोह जो कि कोई 78 साल से पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। उसमें कुछ पीपल पार्टी में चले गए, कुछ मुस्लिम लीग में चले गए, जो कुछ रह गए थे तो वो खान के साथ चले गए। ये एक ही ग्रोह है। आप जब इनकी तारीख उठा के देखेंगे 78 साल की, तो वही हुक्मरान आज भी हुक्मरान है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ साहब मलिक साहब कन्वीनियर रहेंगे। उनका जवाब बड़ा ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर है कि मैं कुछ वाकई से अभी अक्स करने की कोशिश करूँगा। ये फरमाइए कि जो मैंने कहा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है मजदूर के ऊपर, मजदूर तंजीमात पर, ये कितना है? PTI, नून लीग या फिर मुस्लिम लीग, अपना जो है अपना ये कह लें पीपल्स पार्टी के मजदूर, ये किस हद तक मजदूरों के मफादात के नुकसान की बात? नहीं, मैं सांझ फैसलाबाद से ज़ाहिर हुसैन भट्टी बोल रहा हूँ। ये पॉलिटिकली कोई असर नहीं कि तमाम जमातें आजमा चुके हैं। तमाम जमातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टी, मजदूर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ खेल करते हैं। इस वक्त फैसलाबाद में इतना शदीद बहरान है, आप कह रहे थे भी क्या होना चाह रहा है। आप देखेंगे 1 महीने बाद फैसलाबाद क्या होगा। अच्छा, ये 1.5 लाख पावरलूम वर्कर नहीं है, 1 करोड़ शहरियों की मसला है जी। खानदान है, बिल्कुल खानदान है जी, पूरा शहर तबाह हो जाएगा जी। जैसी रियासत ने पॉलिसी बनाई है ना कि सनत को ही बर्बाद करो, मजदूर को ही मार दो। इस वक्त तक देखें 40,000 रुपया मिनिमम वेजेस की है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक। उसके अहम नुक्ते पे बात करें जो आप समझते हैं ज़्यादा मजदूर का। अच्छा, उसमें मजदूर का शक है, यूनियन साजी का हक ख़त्म कर लिया। अच्छा,
यूनियन साजी होगी नहीं, सीबीए खत्म हो जाएगी। तमाम यूनियन का हक ही खत्म कर लिया है। उसमें ऐसा होगा कि इंडस्ट्री ऐसे दबा करेंगे, वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां भर्ती करेंगे बंदे, अच्छा, डायरेक्ट मिल भर्ती नहीं करेगी, मालों को पीछे छुपा दिया गया। नहीं, आप लेबर कोड में जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको तो मिलने रखा ही नहीं है, आपको तो एक कंपनी ने हायर करके दे दिया। हाँ, रिक्रूटमेंट एजेंसी ने किया। जैसे बैंक का मुलाजिम है ना, बाहर खड़ा है और बैंक से कुछ भी नहीं ले सकता, बैंक कहती है हमारा मुलाजिम नहीं है, ये कंपनी का ऐसा उसमें। इसके अलावा उसमें जो किया है कि हड़ताल का हक खत्म कर दिया, जो हमारी सदियों की जद्दोजहद थी मजदूरों की, वो खत्म कर दी, जीरो कर दी गई है। अच्छा, अगर ये बात है फिर एक्शन कमेटी क्या करेगी? उन्होंने तो वैसे ही एक्शन का रिएक्शन ये दे दिया कि आप एहतजाज ही नहीं कर सकते। देखें, ये तो उनका काम है ना गवर्नमेंट का। अब हम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, ये आपके ज़रिए हमारी बात जा नहीं रही पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो यही हमारा काम है। हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी इसके ऊपर एहतजाज भी करे, भी धरने भी देगी, जो भी प्रोग्राम तयेंगे। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, वहाँ पे मकसद है कि हम इकट्ठे होके जो हमारे साथ ज़्यादती की गई है इस लेबर कवानीन के ज़रिए, उसके ऊपर काम किया जाए। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। मियां साहब, मेरा वही सवाल है कि जब पॉलिसी बनती है तो स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? अब मज़दूरों के लिए एक पॉलिसी बन रही है, उसमें मज़दूर तंजीमात अगर नहीं होंगी तो फिर वो जो सनतकार है वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएगा। आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना डिस्टर्ब करता है मज़दूर के हकूक़ को, और साथ में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें किस हद तक मज़दूरों का स्टेक जो है तस्लीम किया जाता है? देखिए, 79 सालों से पाकिस्तान के अंदर सरमायादार और वडेरे जो हैं वो काबिज़ हैं। कभी भी जो मेहनत का शय, उसकी जो आवाज़ है या उसकी लीडरशिप जो है वो असम्बलियों के अंदर नहीं गई। हम यही चाह रहे हैं कि हम तमाम जो लेबर तंजीमें हैं, जिस जिस शोबे से वो तल्लक रखते हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सियासतदान हैं जो वो सियासत कर रहे हैं कि रियासत को माँ जैसी बनाना चाहिए, लोगों के हकूक़ उनको देने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। वो सारा कुछ जो है एक माफिया है जो घूम फिर के अपने ही जो है वो झोली भर रहा है। अपनी भट्टी साहब ने एक बात की थी कि अपना जो एहतजाज का भी हक वापस ले लिया जाएगा, सीबीए भी नहीं होगी, HR भी नहीं होगा, और हायरिंग जो है वो बाहर, ये अभी एक्सपेक्टेड हैं या ये कानून बन चुका है? देखें, कानून बन चुका है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इस खित्ते के अंदर अगर अंग्रेज़ हमारे ऊपर काबू नहीं कर सका, बिलाखिर हमने आज़ादी उससे ले ली। एक लीडर जो है, जो लेबर लीडर हैं, वो कौमों को वो उठाया करते हैं, वो तहरीकें चलाया करते हैं, और इंशाअल्लाह ये फैसलाबाद है हमेशा से, यहाँ से चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मज़दूर तहरीक हो, फैसलाबाद से इंशाअल्लाह यानी तहरीकें उठी हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो हमने किया है ये बराबरी की बुनियाद पर है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के मज़दूर जब उठेंगे तो पूरे पंजाब के मज़दूर खड़े होंगे, और उनकी देखा देखी इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के मेहनतकश जो खड़े हो जाएंगे। ये किस तरह से तय होगा कि आने वाले वक्त में जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो इसी तरह से सस्टेन करती रहेंगी? यानी मैं सिंपली आपसे सवाल ये चाहूँगा, पहले तो अपना तारफ़ करवा दें, फिर ये बताएं कि कमिश्नर साहब अगर किसी को बुलवाते हैं पर्सनली, वो मज़दूर रहनुमा जो कमिश्नर साहब से खुफिया एक मुलाकात कर लेता है, या डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात कर लेता है, या RPO साहब से मुलाकात कर लेता है, वापसी आकर उसका जो नज़रिया होता है, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई होती है? आप क्या समझ रहा, जिसे कहें, मैं वाज़ेह सा जवाब चाहूँगा। जी, मेरा नाम राणा अज़ीम है। 27 साल से मैं जो लेबर लीडर हूँ, ट्रेड यूनियन कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं मज़दूर किसान सेक्रेटरी हूँ नेशनल पार्टी पंजाब। और ये जो लेबर एक्शन कमेटी बनी है इसका एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। गुजारिश ये है, आपका सवाल है कि हमने माजी में देखा है 27 साल में, अपने बहुत सारे सीनियर साथियों को भी आपने पहले जिक्र भी किया कि लेबर तहरीक इस हद तक होती थी तो एक दिन में ही कहराम मच जाता, पूरे पंजाब में इंतज़ामिया एक्शन में आ जाती थी, ऐसा था। और ये तब्दीलियां मैंने देखी हैं लेबर लीडरों में, ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा है कि ये दो ही रास्ते होते हैं सरमायादार तबके के पास और हुकूमतों के पास। एक होता है खरीदना, दूसरा होता है थ्रेड करना। तो ये थ्रेड भी करते हैं और ख़रीदते भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हम में मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त नहीं, शुरू से है
ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी, जो इतनी इतनी बड़ी तहरीकें हमने चलाई, भूख हड़तालें की, उसमें मलक नज़ीर साहब भी शामिल थे, दीगर साथी शामिल थे। हमने बहुत सारी जदोजहद की, 5-5 साल हमारे साथियों ने 490 साल की सज़ा काटी, तो उसका नतीजा क्यों नहीं हम हासिल कर पाए? ये हमारे सबसे बड़ा मसला है कि फैसलाबाद में किस लेबर लीडर ने सबसे ज़्यादा सज़ा काटी है? जो मेरी नज़र में है वो तो मलक फजल लाई वगैरह, ये 13 साथी हमारे लेबर को मूवमेंट के थे मौजूदा आज के दौर में। आज के दौर में आज का जिंदा बंदा कौन है बीच में? ये मलक फजल लाई है, राना रियाज है, बाबर शफीक रंधावा है, ये सारे दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा, ये ठेकेदारी निज़ाम है। एक तो ठेकेदारी निज़ाम, पीस रेटर निज़ाम, डेली वेजेस निज़ाम। ये डेली वेजेस निज़ाम जो है, इसने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसने, ये आपने कहा अभी फरमाया था कि ये दिहाड़ीदार खड़ा होता मजदूर, तमाम मजदूरों को इस वक्त दिहाड़ीदार बना दिया। डेली वेजेस पे ले आए, डेली वेजेस पे ले आए हैं। ये जो कोर्ट की बात कर रहे थे कानून की, उसके अंदर ये भी इन्होंने लीगल कर दिया। पहले अनलीगल था, पहले तो उन्होंने अपना ही कानून बनाया हुआ था ना, अब ये इसको भी लीगल कर दिया। तो अब मिलों वाले क्या कर रहे हैं कि उनकी जो सर्विसें हैं, इससे सोशल सिक्योरिटी से भी फारग हो गए लोग, इससे यूबीआई बुढ़ापा पेंशन से भी फारग हो गए, उनकी जो बकाया सर्विसें हैं वो भी खा गए। उनको 3-3 महीने 2-2 माह की तनख्वाहें रोक के उनको फारग कर रहे हैं, तो वो मज़दूरों को डेली वेजेस कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा जुल्म है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता कि मैं आज काम पे आया हूँ तो कल मुझे पता नहीं है जहाँ मेरा रोज़गार रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरा रोज़गार रहेगा या नहीं रहेगा। मैं तनवीर सिपरा जो एक मज़दूर थे और शायर थे, उनके एक शेर के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लूँगा कि ए रात मुझे माँ की तरह आगोश में ले ले, दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है। अब वो जो बात थी तनवीर सिपरा के शेर के साथ, ब्रेक लेकर मैं फिर वापस आऊँगा और मैं चाहूँगा कि हकीकत में बातें बयान हों, सिर्फ लफ्ज़ी बमबारी ना हो। इसके बाद आपसे फिर मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शिकागो के मज़दूरों की बात भी होती है, इसके अलावा दुनिया भर में इनकलाब लाने वाले मज़दूरों की बात भी होती है। पाकिस्तानी पेशागर जो है, ये दुनिया का वो मज़दूर है, पाकिस्तानी मज़दूर हर दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं तामीर कारी रहा है। अलबत्ता पाकिस्तानी मज़दूर का जो अहवाल है उस पर गुफ्तगू हो रही है। बात मैं कर रहा था राना साहब से। राना साहब, ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये हमें खूबसूरती बनाई जा रही है, अच्छी बात है, खूबसूरतें दुकानें खूबसूरत कर रहे हैं, शटर उतार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पैरा फोर्स भी एक गुंडा फोर्स बना दी है। ये रेडियों वाले, ये छाबड़ियों वाले, लाखों मज़दूर जो थे, उनके घर जो थे चलते थे, ये रेडी लगा के, छाबड़ी लगा के। खूबसूरती वहाँ पे सोनी लगती है, अच्छी लगती है जहाँ पर लोग खुशहाल हों, जहाँ पर लोगों का घर चल रहा हो। अब वही बात कि मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। एक मजदूर जिसके पेट में रोटी नहीं है, कचहरी बाजार जितना मर्जी खूबसूरत कर दें, उसे चांद जो है वो रोटी की तरह के महसूस होगा। आपने खूबसूरत बात की है मियां साहब। मौजूदा जो मुल्क के अंदर कानून बनने जा रहे हैं लेबर के हवाले से, यानी CBA नहीं होगी और हायर करेगी कोई और कंपनी, मिल का HR नहीं होगा। जब HR नहीं होगा तो लोग लेबर की जो हैं अदालतें वहाँ नहीं जा पाएंगे। आप क्या समझते हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, लेबर तंजीमें क्या करने जा रही हैं? लेबर तंजीम में एक तो जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है जो लेबर की पंजाब के अंदर तमाम लेबर तंजीमें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने लेबर एक एक्शन कमेटी बनाई है जिसके तहत ये मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, उनके हकूक़ के लिए जो जंग लड़ते हैं। पहले फ़र्दन लड़ते थे, अब मिलजुल के सब ये जंग लड़ेंगे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो आए दिन इंडस्ट्री पे बहरान आता है, ये जो एक सिट्टा सिस्टम है इसको नहीं ख़त्म किया गया आज तक। ये सिट्टा सिस्टम ही जो है इस बहरान की सबसे बड़ी जड़ है। और गवर्नमेंट की सिट्टा सिस्टम क्या है? ये सिट्टा सिस्टम वही है जी जो फैक्ट्रीज़ में जो बड़ी मिल्स हैं वो डायरेक्ट किसी छोटे इंडस्ट्रियल को जो है वो माल सप्लाई, धागा, कपड़ा वगैरह ये चीज़ें सप्लाई नहीं करती। इन्होंने अपने ही गवर्नमेंट के बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं, चैम्बर्स के आदमी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इन्होंने अपने ही ब्रोकर्स रखे हुए हैं। पहले कपड़ा महंगा कर देना है अपना धागा सेल करने के लिए। जब धागा इनका सेल हो जाता है, इनके अपने ही 4-4, 5-5 ब्रोकर्स होते हैं, महंगा करके महंगे दामों वो बेच देते हैं। उसके बाद वही धागा जब अपना सेल हो जाता है तो कपड़े की कीमत जो है वो गिरा देते हैं, उससे इंडस्ट्री का बहरान आ जाता है। ये हमें हर साल ये बहरान इसका सामना करना पड़ता है। इसमें ये हुकूमत की नाअहली है। ये अहम नुक्ता उठाया गया है कि सिट्टा सिस्टम जब होता है मजदूर का चूल्हा ठंडा होता है। मियां साहब मुख्तरन बताइए
अगर लेबर तंजीमात इकट्ठी होकर किसी एहतजाज को लॉन्च करती हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या है, कितना मजदूर सड़क पर ला सकती हैं? करोड़ों लोग बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद की आबादी करोड़ है। नहीं, करोड़ ही निकलेगा, ठीक कह रहे हैं। देखिए फैसलाबाद के अंदर कोई 5-6 लाख मज़दूर है, ये सारे के सारे निकलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरह से फैसलाबाद के अंदर हर उस तंजीम के साथ, हर उस फ़र्द के साथ, लीडर के साथ हम राब्ता कर रहे हैं जिसके साथ 4 लोग भी मौजूद हैं, हम हर अपने उस भाई को साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि ये इशू कोई किसी तंजीम का इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताइए मियाँ साहब, कौन से ऐसे आज तक मजदूरों के मसाइल हैं जो लेबर तंजीमात ने हल किए? मलकपुर के अंदर शहादतें हुई, मलकपुर में लोग मारे गए, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दावे भी किए गए। आप क्या कौन से इनिशिएटिव लिए जिन्हें आप समझते हैं कि आप ओन कर देंगे, जी हमने मजदूरों के लिए ये किया और फिर मुकम्मल करवाया, फैसला करवाया? जी, मज़दूरों के एक इकट्ठ जोड़ने, जैसा कि आपको पता है कि माजी में होता रहा कि उजरतों में इजाफे नहीं होते थे। लेबर तंजीमों ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया, गवर्नमेंट हर साल गदर नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया और उसके बाद हमारी जद्दोजहद के साथ ही इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो गया। अभी किसी हद तक जो है वो फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, इन मामलात में हम 10% तक तो हम काम कर ही चुके हैं। ये सारी मजदूर तंजीमात की 10% बड़ा खतरनाक फिगर है, 11 या 9 पर आ जाएं, लेकिन अगर आप 10% पर ही खड़े हुए हैं, तकरीबन ये जो 8-9% ही लगा लेंगे सोशल सिक्योरिटी कार्ड, बल्कि 8-9 नहीं 5% ही 100 में से मिले हैं। मैं अब आऊँगा इधर सांझ की तरफ और मलिक नज़ीर की तरफ और प्रोग्राम की अख्तामिया की तरफ चलते हैं, फिर भाई से भी बात करते हैं। आप कंटिन्यू कर रहे थे वो जो कानून बनाया गया मजदूरों के लिए, आप क्या समझते उसमें क्या अमेंड होना चाहिए? उसमें तो टोटली अमेंड नहीं होगा, वो उसको टोटल तमाम तंजीमें पाकिस्तान की, तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम फेडरेशन उसको मुस्तरद कर चुकी हैं। अच्छा, वो ऐसे उसने गुंडागर्दी की है रियासत ने ILO के साथ मिलके, ये अलमिया है, ILO के नुमाइंदों ने मिलके तमाम जो साम्राज्य के जो एजेंट है ना, उन्होंने मिलके ये वारदात की है। जो पाकिस्तान में रियासत चाह रही है किसी किस्म की इंडस्ट्री ना हो ताकि हम साम्राज्य की मंडी रहें, ये रियासत का एजेंडा है, ये सारे उसके दलाल हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, जो मजदूर आपके पास काम करते हैं आप उन्हें 40,000 रुपये देते हैं? 40,000 नहीं, हम तो हमारे पास मजदूर, हम तो कौन सरमायादार हैं, जो भी 2-4 लोग काम करते हैं पैसे हमारे साथ रजा कराना लोग काम करते हैं, वॉलंटरी। हम वॉलंटरी, हाँ। लेकिन अगर आप में से कोई फैक्ट्री बनाता है तो क्या वो उन कवानीन की करता है पासदारी जिसका आप दावा करते हैं? नहीं, बिल्कुल उसको पाबंद होना चाहिए, कानून का पाबंद होना चाहिए, जो कानून का पाबंद होना चाहिए। मलिक साहब, बात आपसे मैंने शुरू की थी, आप कन्वीनियर हैं, आप पे जिम्मेदारियां भारी हैं, ये तकरीबन सारी तंजीमात ने आपके कंधों में बोझ डाल दिया है। अब आप बताएं, आने वाले दिनों में अल कासिब व हबीबुल्लाह के लिए जो मेहनत होगी, वो शख्स जो अल्लाह का दोस्त है उसके साथ नाइंसाफ़ी करने वाला जन्नत पाएगा। और अगर आप लोग इकट्ठे होकर उसके हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं तो मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या करेंगे? ये जो काले कवानीन बन रहे हैं इनके हवाले से क्या पॉलिसी होगी? खुलकर ज़रा बात कीजिए। देखिए जी कि मायूसी भी है, वसाइल भी नहीं हैं और अब लेबर लीडरों के ऊपर अवाम इतना एतमाद भी नहीं करती, ये सही है, बड़ा इतराफ़ है। चूँकि हमने माजी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ये सारे भाई एक दूसरे की टांगें खींचे रहे हैं, हर तंजीम आगे बढ़ने के लिए दूसरी की टांग खींची रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद रखनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि करोड़ की आबादी में लाखों मजदूर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, इसलिए मायूस हैं। अब गुलाम अहमदाबाद से आने के लिए पेट्रोल चाहिए, नहीं है, घर के अंदर रोटी नहीं है। अब मैं आया हूँ, मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा के आया हूँ तो मेरा मजदूर नहीं डलवा सकता, वो अपने घर बैठा तो मेरे साथ है, दुआएं करता है मेरे लिए। हमने इस तहरीक के ज़रिए बड़ा रिलीफ लेके दिया है। जब हमने लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बनाई थी उससे पहले फैक्ट्रियों के अंदर संगल लगा के लोगों को ज़बरदस्ती काम रखवाया जाता था। आज आपको कभी नज़र नहीं आएगा, 15 साल के अंदर एक वाक़या नहीं हुआ, वरना एक फैक्ट्री में तो मैं खुद संगल लगवाया हुआ तो उठा के लाए थे। लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था, मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर भी हुई थी। मायूसी तो है, मज़दूर घर बैठे हमारे साथ हैं, अगर घंटा कर आएंगे तो वसाइल नहीं है, सीधी सीधी बात है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे, सारे मिलके करेंगे। पहले मैं अकेला था, ये अकेले थे, ये अकेले थे, अब तो माशाल्लाह सारे इकट्ठे हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर एक बंदा सुबह से भूखा था, अगले दिन भी भूखा रहा, उसे बिरयानी खिलाने वाले ने बिरयानी खिलाई
तो फिर बिरयानी खिलाने वाले का हक तो बनता है। क्या कहेंगे? बात बस वही है कि खुशाइन बात यह है कि एक तो इकट्ठे हो गए हैं, आपके ज़रिए पैगाम है सारे मेहनत कशों को कि आपके हकूक़ के ऊपर इंशाल्लाह सौदाबाजी नहीं होगी ना। नाज़रीन, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम होता है इम्पीच करना, तनकीद करना, लेकिन एक खूबसूरत बात यह है कि इसमें ऐसे एतराफ़ भी किए गए हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। हमारे सियासतदानों से लेकर तमाम मरफ़ा उहदों पर जो बड़े साहिबान इक़्तिदार उस पर काबिज़ हैं, वो कभी इस तरह का एतराफ़ नहीं करते जिस तरह का एतराफ़ मैंने आज मलिक नज़ीर की ज़ुबान से सुना। ये खूबसूरत बात है, जुर्रत की बात है। ये तमाम साथी जुर्रतमंद हैं जो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि एक मज़दूर को अगर लाना है तो भाई पेट्रोल चाहिए। वो पेट्रोल जो है वो डलेगा तो पहिया घूमेगा तो बंदा यहाँ पर आएगा, फिर उसे शाम को अपने बच्चों की रोटी की फ़िक्र भी होगी। इनकलाब लाने के लिए आप बहुत कुछ करना पड़ता है। वो इनकलाब सनती इनकलाब भी हो सकता है, बेहतर इनकलाब। हर इनकलाब खूनी इनकलाब नहीं होता, बेहतरी की जानिब इनकलाब जाते हैं। अब मलिक साहब आखिर पे क्या दो जुमले कहें? देखिए जी, आखिर में पैगाम यह है कि हम इकट्ठे हुए हैं, ईमानदारी की बात है कि इखलास के साथ ये सारे भाई, तो मैं मेहनत कशों को पैगाम दूंगा कि आपके हकूक़ की जंग लड़ेंगे, जारी रहेगी, ना भी वसाइल होंगे तब भी लड़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर एतमाद करें, इस कमेटी के ऊपर। हम आपकी जदोजहद में इंशाल्लाह आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। सांझ क्या कहते हैं? सांझ बहुत पुरुमीद है। मैं गवर्नमेंट को और तमाम जो इंडस्ट्रियल ओनर है उनको ये ख़तरे की घंटी सुना रहा हूँ कि शहर में समझ लेंगे कि बम फटने वाला है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जब मजदूर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा। ये कौन सी इंडस्ट्री पे ज़्यादा इफेक्ट आएंगे? इफेक्ट आएंगे पावर इंडस्ट्री, जो पावर लूम इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है ना, भट्ठा पे बिल्कुल हक नहीं दिया जा रहा। जो पिछले साल का नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसका 30% भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मतलब 3200 रुपया रेट है, अभी 1300 रुपया मिल रहा है भट्ठा पे। वो मजदूर निकलेंगे। मियाँ साहब आखिर पे क्या कहें? आखिर पे मैं यही कहता हूँ कि हम लोग यकसू हैं और पुरुमीद हैं कि जिस तरह से हमारी पूरी टीम जो है वो दोस्तों से रब्ते कर रही है, मेहनत कशों से रब्ते कर रही है। अनकरीब इंशाअल्लाह फैसलाबाद से उठने वाला ये जो अवामी मैं कहता हूँ कि तूफ़ान जो है वो इंशाअल्लाह बांग्लादेश की तारीख को रकम करेगा। एक जुमला राना साहब। जी, ये जो बहरान है ना, इंडस्ट्री का बहरान, इस पे बात करना चाहूँगा। ये खुद हादसा खुद पैदा किया गया है। जैसे कि गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, ये बहरान ये खुद पैदा करते हैं, क्योंकि पहले इधर से रुई इंपोर्ट कर देते हैं, वहाँ से सूतर ख़रीदते हैं, अब चाइना से कपड़ा ख़रीद रहे हैं, तो फिर इधर तो बहरान आएंगे ना जब बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। मियाँ साहब आखिर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि शिकागो का हम नाम लेते हैं कि 1886 में इनकलाब आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो इनकलाब है ना वो यूरोप तक ही महदूद रह गया, वो ये बरसगीर में वो इनकलाब नहीं आया। और मैं ये इंतज़ामिया को बाबर करवा देना चाहता हूँ कि इनकलाब तभी आते हैं जब आप जुल्म की अखीर कर देते हैं, और जुल्म की अखीर आप लोगों ने कर दी है। अब मजदूर जब उठेगा तो मेरा ख्याल है कि शिकागो से भी बड़ा इनकलाब आएगा। ये वो आवाज़ है जो मजदूर लीडरों की जानिब से उठाई गई है। अब इसके असरात किस हद तक आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा फिर एक प्रोग्राम जो है मजदूरों के साथ और मजदूर रहनुमाओं के साथ इसी घंटा घर में खड़े होकर किया जाए और आवाम तक असल बात जो पहुँचाई जाए और असल तस्वीर बनाई जाए। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।